हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने इस सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में देखा था, उसमें हम लोगों ने जाना कि क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, ये सारे चीज़ को मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। लेकिन आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। यानी कि हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में इसको इतिहास बोला जाता है। इतिहास बोला जाता है यानी कि क्लास 10th का आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि क्लास 10th का हिस्ट्री फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो फर्स्ट चैप्टर आपको क्लास 10th के हिस्ट्री में पढ़ना है, उसमें यहाँ पे देख रहे होंगे आपको एक 300 वर्ड यानी शब्द आ रहा है, जिसमें पहला है यूरोप, दूसरा है राष्ट्रवाद और तीसरा है उदय। इन तीन चीजों को जानना हमको इसलिए जरूरी होता है कि इन तीन चीजों पर ही आधारित इसमें सारी कहानियां आपको बताई जाएगी, जो सबसे इस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। तो अगर हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप आप सभी जानते हैं कि यूरोप एक महादेश है। अगर हम लोग विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। उन 7 महादेशों में से एक अपना यूरोप महादेश भी शामिल है। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति लोगों में एकता या जागरूकता को स्थापित करना। अर्थात राष्ट्रवाद को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक भावना है या भावना होती है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता को स्थापित करता है। उसके बाद अगर हम लोग उदय की बात करते हैं तो उदय के ऐसे अगर हम लोग उदय को उगना भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उदय के मतलब समझेंगे शुरुआत होना। यानी कि इतना समझने के बाद हमको ये पता चलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, है ना। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात को हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, जैसे अभी हम लोग यूरोप के बारे में जाने, राष्ट्रवाद के बारे में जाने और उदय के बारे में जाने, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोप में ये राष्ट्रवाद का उदय या यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं लोगों के प्रति कैसे जागरूक हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, अगर जागरूक हुआ या उदय हुआ तो इस राष्ट्रवाद के कारण कौन कौन से क्रांति का उदय हुआ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यूरोप में, जैसे ही यूरोप के प्रत्येक देशों में जैसे ही लोगों के बीच में एकता की भावना, अपने देश के प्रति जागरूकता शुरुआत हुई, तो शुरुआत होने के कारण अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण एक यानी कि ये क्रांति का जन्म हुआ था। यानी कि राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण ही क्या हुआ, क्रांति का जन्म हुआ। और ये क्रांति का जन्म हुआ तो इसमें उदाहरण के तौर पे हम लोग अनेक क्रांति के बारे में जानेंगे। जैसे जब राष्ट्रवाद के कारण या राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो है यूरोप में क्रांति का जन्म हुआ। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो ये आपका है फ्रांस की क्रांति। दूसरा अगर हम लोग पढ़ेंगे यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, जो पूरे विश्व को बताता है या इससे हमको सीख मिलता है कि जब ये यूनानी स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत हुई तो यह हमें यह बताता है कि यदि आप में जज्बा और कुछ करने की क्षमता हो तो आप जो है अपने बलबूते जो है अपने देश को एवं अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। और इसके बाद है इटली का एकीकरण और चौथा है आपका जर्मनी का एकीकरण। यानी कि ये क्रांति का जन्म के बाद जो है अनेक प्रकार के हमने क्रांति देखा, और ये सभी क्रांतियों का मुख्य कारण क्या था, राष्ट्रवाद।
यानी कि ये सभी क्रांतियों का मुख्य कारण या सभी क्रांतियों के उदय का मुख्य कारण कह सकते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो क्रांति का जन्म हुआ, और ये क्रांति का जन्म हुआ तो अनेक प्रकार की क्रांतियां की गई, उसकी शुरुआत हुआ। और ये सभी क्रांतियों का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सभी क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद का उदय होना। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले ये चारों क्रांतियों में से हम लोग समझेंगे फ्रांस की क्रांति क्या थी। फ्रांस की क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति ऐसे हम लोग देखिएगा, फ्रांस की क्रांति 3 वर्गों में देखा जाता है। जब इसकी शुरुआत की गई तो इसे 3 वर्गों में देखा गया या बांटा गया था, जिसमें पहला तो आपका है फ्रांस की क्रांति, और दूसरा था नेपोलियन का उदय, दूसरा था नेपोलियन का उदय, और तीसरा था फ्रांस में उदारवादी विचारों का उदय कह सकते हैं। यानी कि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो इसे 3 वर्गों में रखा गया, जिसमें एक था आपका फ्रांस की क्रांति, दूसरा था नेपोलियन का उदय, और तीसरा था उदारवादी विचारों का उदय। तो इन तीनों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे ये फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत करेंगे लुई 14वां, यानी कि लुई 14वां, उसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि लुई 14 के शासन काल में जो है फ्रांस की क्रांति शुरू की गई थी। अगर हम लोग लुई 14वां की बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 1638 ईस्वी में लुई 14 का जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद यह मात्र 5 वर्षों के उम्र में ही, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1643 ईस्वी में यह अपने पिता लुई 13वां के मृत्यु यानी देहांत होने के बाद जो है शासन सत्ता पे बैठ गया था। कौन बैठा था? यानी कि लुई 14वां जो है अपने पिता लुई 13वां के मृत्यु यानी देहांत होने के बाद जो है फ्रांस की गद्दी यानी शासन सत्ता पर लुई 14वां जो है वो 1643 ईस्वी में शासन सत्ता पे बैठ गया था, और उसका शासन काल जो चला था 1643 ईस्वी से लेकर 1715 ईस्वी तक। लेकिन उसमें कारण यह था कि जिस समय लुई 14वां जो है शासन सत्ता पे बैठा था उस समय उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। शासन सत्ता पे तो वो बैठ गया, लेकिन पूरे शासन सत्ता का जो बागडोर था उसका देख रेख उनकी माँ और वहां के मुख्यमंत्री कार्डिनियल यानी कि वहां के मुख्यमंत्री कार्डिनियल जुल्स, इसको हम लोग कह सकते हैं कार्डिनल जुल्स मजारिन, यानी कि ये दोनों के हाथों में इनका शासन सत्ता का पूरा बागडोर जो है सौंपा गया। लेकिन कुछ दिन बाद देखा जाता यह है कि जब ये कार्डिनल जुल्स की मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी, यानी कि ये कार्डिनल जुल्स जो थी वहां के मुख्यमंत्री थे, और वहां के जो लुई 14वां जो थे उनके माता, इन दोनों के हाथ में इनके शासन सत्ता का पूरा बागडोर था। लेकिन जब कार्डिनल जुल्स मजारिन की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो जाता है तो इसको मरने के बाद इनका उम्र जो था लुई 14वां का वो 23 वर्ष का हो गया था, 23 वर्ष का हुआ। और इसके मृत्यु के बाद कार्डिनल जुल्स के मृत्यु के बाद जो है लुई 14वां अपने शासन सत्ता का बागडोर जो है पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था, और लेने के बाद जो है वहां के शासन सत्ता जो है अपने तरीके से चलाना प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के दौरान अपने शासन काल में लुई 14वां जो था, ये लुई 14वां जो है अपने शासन काल में कई ऐसे युद्ध किया, कई ऐसे क्रांतियां की, जिसमें फ्रांस के जितने भी राजकीय कोष या उसको हम लोग आर्थिक स्थिति कह सकते हैं वो काफी कमजोर हो गई थी। कमजोर होने के बाद क्या है, लोगों में जो है उस प्रकार की भावनाएं या उसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके प्रति, ये लुई 14वां के प्रति जो है वहां के लोगों में आक्रोश की भावना दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने लगा। उत्पन्न होने के दौरान जो है इसके बाद शासन
सत्ता के अंत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लुई 14वां का मृत्यु 1715 ईस्वी में होने के बाद, यानी कि जब शासन करने के बाद जो है, जब इसकी मृत्यु लुई 14वां की मृत्यु 1715 ईस्वी में हो जाता है, तो उसके बाद शासन सत्ता में इसी के वंश का, यानी कि इसका पौत्र जो है वो आता है आपका लुई, इधर देखिएगा, यानी कि लुई 14वां की मृत्यु के बाद जो है लुई 14वां का पुत्र आता है लुई 15, यानी कि लुई 15 उसको कह सकते हैं लुई 15। लुई 15 आया, उसका शासनकाल देखिएगा आपका 1715 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक चला था। और जब यह लुई 15वां जो है अपने पिता लुई 14वां के मृत्यु के बाद शासन सत्ता में आया या शासन सत्ता को संभाल लिया, तो संभालने के बाद इनके पिता लुई 14वां तो निरंकुश थे, लेकिन ये निरंकुश के साथ साथ लुई 15वां जो था वो एक प्रकार के आयोग के शासक था, जिसके कारण यानी कि ये शासन सत्ता में जैसे ही आया और इसके पूरे शासन सत्ता काल में जो है सबसे पहले यह शासन सत्ता में या शासन सत्ता का बागडोर संभालने के बाद या कह सकते हैं इसके शासन सत्ता में पूरे 7 वर्षों तक इंग्लैंड के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है फ्रांस पूरी तरह से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। फ्रांस पूरी तरह से पराजित हुआ और पराजित होने के साथ साथ इसके शासन सत्ता में यह देखा गया कि इनके पिता के शासन सत्ता काल में जो फ्रांस की राजकीय कोष था, वो उनके शासन सत्ता में जो युद्ध किया गया था, क्रांति की गई थी, वो युद्ध और क्रांति में वहां का आर्थिक व्यवस्था जो था, आर्थिक स्थिति जो थी वो लोगों को काफी कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन लुई 14वां के बाद जब लुई 15वां आते हैं तो ये भी अपने शासन काल में 7 वर्षों तक लगातार जो है इंग्लैंड के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में इन्होंने फ्रांस में जो बचा राजकीय कोष था उसे भी युद्ध में क्या किया, लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद होता क्या है कि फ्रांस की पराजय भी होती है और पराजय होने के साथ साथ इनके शासन काल में जो है फ्रांस की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी दयनीय हो गई थी और दयनीय होने के बाद जो है लोगों में और भी क्या है, लोगों में इनके प्रति या इनके खिलाफ कह सकते हैं आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी। और जब इनकी मृत्यु जो है 1774 ईस्वी में हो जाती है ना, यानी कि लुई 14वां की अगर हम लोग 15वां की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु या शासन काल जो है 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक चला। और जब इनकी देहांत हो जाती है तो इसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि लुई 16वां जो कि लुई 15वां का पुत्र था, यानी कि लुई 14वां के बाद कौन आया जी, लुई 14वां के बाद आप कह सकते हैं लुई 16वां आया शासन काल में, जो लुई 15वां का क्या था, पुत्र था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब लुई 15वां का शासन काल का अंत हुआ तो उसके शासन काल के अंत होने के बाद जो है शासन सत्ता का बागडोर पूरी तरह से लुई 16वां के हाथ में सौंपा गया। और सौंपने के बाद जो है यह सबसे पहले फ्रांस के लिए क्या किया कि फ्रांस का जो राजकीय कोष को जो देखा गया था लुई 14वां और लुई 15वां के शासन काल में, वो काफी चरम अवस्था उसका जो था वो काफी दयनीय था। लेकिन जब शासन काल में लुई 15वां के बाद लुई 16वां आए तो वह जो है अपने देश में राजकीय कोष को भरने के लिए सबसे पहले कर को लागू किया था, और इसका शासन काल जो चला था लुई 16वां का कह सकते हैं 1774 से लेकर 1789 ईस्वी तक, यानी कि इसका शासन काल कब तक चला, 1774 से 1789 ईस्वी तक लुई 16वां का शासन काल चला, जिसके बीच में इन्होंने अपने देश की
अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए या राजकीय कोष को फिर से भरने के लिए ये पूरे फ्रांस में या ये पूरे फ्रांस के लोगों पर कर लगा दिया। कर 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 को हम लोग, ये कर जो है इसको हम लोग समझेंगे ये कर क्यों लगाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लुई 16वां के द्वारा या उसके शासन काल में जो है राजकीय कोष को भरने के लिए जब पूरे फ्रांस में कर को लगाया गया, तो कर जो है फ्रांस के कर के अंतर्गत फ्रांस के लोगों को थर्ड स्टेप में क्या किया गया था, बांटा गया था। थर्ड स्टेट्स में इसको क्या किया गया, बांटा गया। अब थर्ड स्टेट्स के मतलब क्या होता है, कौन सा स्टेट के बीच में किनको रखा गया था। तो जब ये कर जो है अपने देश के राजकीय कोष को भरने के लिए पूरे फ्रांस में लुई 16वां के द्वारा कर लगाया गया था और कर को थर्ड स्टेप के अंतर्गत रखा गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये थर्ड स्टेप जो था वो क्या था। तो ये कर के अंतर्गत आता था, जो कि अगर हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेट में पादरी लोगों को रखा गया था। यानी कि फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट में पादरी लोगों को रखा गया था, जो काफी धन संपत्ति से, मतलब धन संपत्ति उनके पास काफी ज्यादा था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति जो था वो अच्छी, उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड अगर हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग के लोगों को रखा गया था। कुलीन वर्ग यानी कि सेकेंड स्टेट में जो है फ्रांस के कुलीन वर्ग के लोगों को रखा गया था। और कुलीन वर्ग के लोग जो होते थे, यानी कि जितने भी सरकारी दस्तावेज या कार्यालय, जैसे हम लोग न्यायालय की बात करेंगे, सचिवालय की बात करेंगे, ये सभी चीजों में ये कुलीन वर्ग के लोगों को पद स्थापित किया जाता था। अर्थात यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी भी मिला जुलाकर और आर्थिक स्थिति जो रहता था वो काफी ठीक रहता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट की हम लोग बात करते हैं, जैसे थर्ड स्टेट्स की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेट्स में जो है फ्रांस के निम्न वर्ग, जैसे निम्न वर्ग, गरीब मजदूर, गरीब किसान जैसे लोगों को शामिल किया गया था थर्ड स्टेट के। जैसे फर्स्ट स्टेट में हम लोग समझे कि फर्स्ट स्टेट में जो है पादरी लोगों को शामिल किया गया, सेकेंड स्टेट्स में कुलीन वर्ग के लोगों को शामिल किया गया, लेकिन ये थर्ड स्टेट्स में निम्न वर्ग जैसे किसान, मजदूर, किसान, गरीब किसान को रखा गया था। और रखने के साथ साथ ना तो फर्स्ट स्टेट के साथ और ना ही सेकेंड स्टेट के साथ जो है ये कर लागू किया गया था, बल्कि ये दोनों स्टेट्स में जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स में कर लागू करने का प्रावधान नहीं बनाया गया था। जबकि ये थर्ड स्टेट्स के जितने भी लोग थे, अर्थात उसको हम लोग कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग जितने भी थे, वो सभी लोगों पर कर लगाया गया। और कर लगाने के बाद जो है, यहाँ के बाद हम लोग समझेंगे कि जिनके पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर उनको बोल दिया जाए कि जो है तुम अपने आर्थिक स्थिति को और सुधारने के लिए जो है इतने पैसे दो, तो वो कहां से दे सकता है। हम लोग पहले भी जान रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो काफी गरीब किसान मजदूर होते थे, और उन्हीं लोगों पर जो है लुई 16वां के द्वारा क्या किया गया कि कर लगा दिया गया। और कर लगाने के बाद जो है ये निम्न वर्ग के जितने भी लोग थे, उनकी स्थिति और दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। तो कमजोर होने के बाद क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होने लगी, जिसके कारण जो है ये जो है वहां के जनता के प्रति इनके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुआ। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये निम्न वर्ग के जितने भी लोग थे, इनके मुख्य खाद्य पदार्थ जो था वहां के, वो था पाव रोटी। यानी कि पाव रोटी कह सकते हैं, ये फ्रांस के मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में इसे माना जाता था। इस पे क्या किया गया लुई 16वां के द्वारा कि 3 स्टेट्स के लोगों पर जो है कर लगाया गया। और कर लगाने के बाद वहां का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उस पर भी कर लगाया गया। तो आप मान सकते हैं कि जिनके पास जो है कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है और उनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, उन चीजों पर भी क्या किया गया, कर लगाया गया। जिसके कारण
जो है वहां के लोगों में लुई सोलहवां के प्रति और भी उसको कह सकते हैं कि और भी जो है दिन प्रतिदिन आक्रोश की भावना बढ़ते गया। और बढ़ने के बाद इन लोगों ने यह सोचा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था नहीं ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और जो हमारे देश का मुख्य खाद्य पदार्थ था उस पर भी कर लगाया गया, तो ये सब बात को सोचते हुए वहां के जो 3 स्टेट्स के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, वो सभी के सभी सोचने लगे कि अब जो है हम अपने या हम लोगों के अपने अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो है अपने राजाओं के पास जाकर कुछ विचार रखना होगा। उसी समय वहां के लोगों ने क्या किया कि वहां के महिलाओं का एक संगठन बनाया, और महिलाओं का संगठन बनाने के बाद जो है यह लुई सोलहवां के राजमहल की ओर जाते हुए नारा लगाते हैं, मुझे रोटी दो या मौत दो। ये नारा लगाते हुए जाते हैं लुई सोलहवां के राजमहल की ओर। तो लुई सोलहवां जो था, इसकी पत्नी, उसको मेरी एंटोनी कहा जाता था, जो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उन्होंने जनता की नारा को सुना और मुख्यमंत्रियों को बुलाने के बाद कहता है कि देखिए तो यहाँ की जनता वहां पे नारा लगा रहे हैं कि मुझे रोटी दो या मौत दो, इनके पास क्या समस्या है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि लुई सोलहवां की जो पत्नी मेरी एंटोनी थी, उनको यह भी नहीं पता था कि हमारे देश के प्रजा को क्या समस्या है, उनकी समस्या को वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। इतना कहने के बाद जो है मुख्यमंत्रियों के आदेश पर लुई सोलहवां जो है लोगों के आक्रोश के कारण जो है उन्होंने फ्रांस के सभी राज्यों में, यूरोप के सभी देशों में कह सकते हैं कि अपने सैनिकों को जो है पांव रोटी पर कर लगाने के साथ साथ सभी राज्यों और देशों में गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसके कारण लोगों में और भी आक्रोश की भावना बढ़ने लगी। और बढ़ने के बाद जो है इसके प्रति जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया। और आंदोलन करने के बाद जो है या आंदोलन के दौरान जो है वहां के लोग जो है सबसे पहले अपना संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद जो है फ्रांस के जितने भी सरकारी कार्यालय था, वो सारे सरकारी कार्यालयों पर आपका जो है सारी कार्यालयों पर इन्होंने अपना कब्जा जमाना लुई सोलहवां के शासनकाल में प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के बाद जो है अपने बम बारूद और हथियार के बावजूद या उसके बदौलत कह सकते हैं, एक लुई सोलहवां के शासनकाल में फ्रांस में ही वास्तिल का किला था। वास्तिल का किला, ये वास्तिल का किला जो था वो एक निरंकुशता का प्रतीक था। वास्तिल का किला जो था वो निरंकुशता का प्रतीक था, अर्थात कह सकते हैं कि ये वास्तिल का किला जो था, ये वास्तिल का किला एक प्रकार का जेल था। ये वास्तिल का किला जो था वो एक प्रकार का क्या था, जेल था। और इस जेल में यानी कि जितने भी क्रांतिकारी उदारवादी लोग होते थे, उनको जो है वहां के राजाओं के द्वारा, वहां के शासकों के द्वारा इस जेल में क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। और बंद करने के बाद जो है उनको उसी में रखा जाता था, जिसके दौरान इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जब वास्तिल के किला पर जो है जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, वो अपने संगठन को बनाते हुए जब सरकारी कार्यालयों के साथ साथ जो है जब उन्होंने वास्तिल के किला को ध्वस्त करने के लिए उस पे हमला बोला था, तो हमला बोलने के समय ही इस वास्तिल के किला में 6 से 7 कैदी मौजूद थे। सबसे पहले ये 6 से 7 कैदियों को उस जेल से बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद जो है वास्तिल के किला को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिनके ऊपर लुई सोलहवां के द्वारा कर लगाया गया था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति जो था वो काफी कमजोर पड़ने लगी थी। जिसके कारण निम्न वर्ग के जितने भी लोग थे वो अपना एक संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद जो है लुई सोलहवां के खिलाफ अर्थात इसके विरोध में उन्होंने अपना एक आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू करने के दौरान जितने भी सरकारी कार्यालय थे, सबसे पहले उन चीजों पर हमला बोला, और उन चीजों पर हमला बोलने के साथ साथ एक फ्रांस में वास्तिल का किला था, जिसे निरंकुशता का प्रतीक समझा जाता था, जहां लोगों को
जेल के रूप में रखा जाता था, कैदियों के रूप में। उस पर सबसे पहले जो है उन्होंने जो है सरकारी कार्यालयों के बाद निम्न वर्ग के लोग वास्तविक किला को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के बाद जो है पूरी तरह से लुई 16वां का शासन सत्ता जो था पूरी तरह से डगमगाना शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद जो है जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति में दिन प्रतिदिन क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अर्थात लुई 16वां की यानी कि इनकी शासन सत्ता को डगमगाने से पहले हम लोग देख सकते हैं 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस क्रांति जो है पूरी तरह से चरमावस्था पर शुरू हुआ। यानी कि इसके लुई 16वां के शासनकाल समाप्त होने के बाद जो है जैसे ही 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्या किया गया, फ्रांस क्रांति पूरी तरह से चरमावस्था पर आया। और चरमावस्था पर आने के बाद जो है वहां के लोगों, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग थे, उन सभी लोगों का जो है दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हुआ। तो इतना के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग सबसे पहले चले थे यूरोप में राष्ट्रवाद। ऐसे जो भी आपको यहाँ बताया गया, इस वीडियो में जो भी बताया गया या लिखवाया गया, इसको आप लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, समस्या लगे, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं आपकी समस्याओं को समझ सकूं और इसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। जाने हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। अगर राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उदय होने के बाद हम लोग देखें कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उदय के कारण जो है क्रांति का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जब राष्ट्रवाद के कारण क्रांति का जन्म हुआ तो क्रांति के जन्म होने के दौरान एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्रांति उभर कर आए, जिसमें आपको बताया मैंने फ्रांस की क्रांति, दूसरा बताया था यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, तीसरा बताया इटली का एकीकरण और चौथा बताया जर्मनी का एकीकरण। ये सभी एकीकरण का जो मुख्य उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं या महत्वपूर्ण चीजें जो था वो था राष्ट्रवाद। उसमें सबसे पहले उन सभी क्रांतियों में से सबसे पहले हम लोग देखें कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होने का मुख्य उद्देश्य भी क्या था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की गई थी। जब फ्रांस की क्रांति को हम लोग देखते हैं तो फ्रांस की क्रांति को देखने से पहले हम लोग देखें कि इसको 3 वर्गों में रखा गया, जिसमें पहला था फ्रांस की क्रांति, दूसरा था आपका नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और तीसरा था आपका उदारवादी विचारों का उदय। इन 3 चीजों में से सबसे पहले हम लोग देखें कि फ्रांस की क्रांति क्या था। तो फ्रांस की क्रांति अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस की क्रांति से पहले आपको बताया गया था कि फ्रांस की क्रांति यानी कि शुरुआत दौर में अगर बात किया जाए तो कोई भी प्रजा होता था अपने राजाओं को भगवान तुल्य मानता था। लेकिन जैसे जैसे जो है वहां के राजाओं या किसी भी देश के राजाओं का अगर हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के एकता के प्रति या जागरूकता के प्रति जो मनोवृत्ति था वो दिन प्रतिदिन बदलता गया, जिसको हम लोग निरंकुशता के रूप में जानते हैं। यानी कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कोई भी प्रजा का अंकुश ना हो, वही क्या कहलाता है, निरंकुशता कहलाता है। इसमें फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है लुई 14वां के शासनकाल से हम लोग देखें। लुई 14वां का जन्म जो बताया गया वो बताया गया आपका 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में लुई 14वां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और लुई 14वां जो है फ्रांस की क्रांति के दौरान 1643 ईस्वी में अपना शासन सत्ता को संभाला था और इनका शासन सत्ता जो चला था 1715 ईस्वी तक। जिस समय लुई 16वां जो है अपने शासन सत्ता को संभाला, उस समय लुई 16वां का उम्र जो था केवल 5 वर्ष का था, जिसके कारण इनके शासन सत्ता का पूरी बागडोर जो था इनके माँ लुई 16वां के माँ और वहां के मुख्यमंत्री कार्डिनल जूल्स मजारिन के हाथों के द्वारा या उनके जो है माध्यमों के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन जब कार्डिनल जूल्स की मृत्यु 1661 ईस्वी में हो जाती है तो कार्डिनल जूल्स की मृत्यु होने के बाद जो है आपका लुई 16वां का उम्र जो
लगभग हुआ था वो 23 वर्ष हुआ। यानी कि इसके बाद देखा गया कि जब कार्डिनल जोस मजारिन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सत्ता शासन का फुल बागडोर जो है, पूरा बागडोर जो है लुई 16वां अपने हाथों में ले लेता है। और अपने हाथों में लेने के बाद जो है अपने द्वारा, अपने माध्यम से फ्रांस में शासन सत्ता को चलाना प्रारंभ कर देता है, जिसके दौरान जो है इसके शासन सत्ता में बहुत सारे क्रांति एवं युद्ध किए गए हैं। और युद्ध के दौरान जो है बहुत सारे अपने देशों के जो राजकीय कोष थे, बहुत सारे राजकीय कोषों को इन्होंने क्रांतिकारी में लगा दिया, जिसके कारण इसके शासन काल में वहां की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद देखा गया कि जब इसकी मृत्यु 1715 ईस्वी में जब लुई 14वां की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद शासन सत्ता में लुई 14वां का पुत्र लुई 15वां आता है। लुई 15वां आता है जो काफी निरंकुश एवं अयोग्य शासक था, और वह अनपढ़ के साथ साथ नशा का आदी भी था, अपने पिता के योग्य नहीं था। वो क्या किया कि अपने पिता के जगह पे शासन सत्ता को संभाला, और संभालने के बाद जब वह शासन सत्ता में आया था लुई 15वां आपका 1715 से 1774 ईस्वी तक उसका शासन चला। और इस शासन के बीच उन्होंने 7 वर्षों तक इंग्लैंड के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के दौरान जो है अपने देश की राजकीय कोष को उसमें लगाया, जिसके कारण उसका देश का राजकीय कोष और भी कमजोर पड़ने लगी, और लोगों में इसके प्रति जो है आक्रोश की भावना उत्पन्न हुआ। तो इतना तक हम लोग समझे, बाकी का हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, बाकी जो इस चैप्टर में बचा है टॉपिक उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग देख रहे थे कि जो भी मैंने इसमें पढ़ा उन चीजों को अभी बताया गया, और बाकी का जो टॉपिक इसमें बचा है वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है सभी विद्यार्थियों, जहां तक मेरा उम्मीद है, विश्वास है कि जो भी पढ़ाया गया है उस चीज को आप पूरी तरीके से समझे होंगे। और समझने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा जो अगला वीडियो बनाया जाए और जो आपकी समस्या है उस समस्याओं को मैं समझ सकूं, और जो आपकी समस्या हो उसमें मैं सुधार कर सकूं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। यहाँ के बाद मैं यहीं तक जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाकी सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से धन्यवाद है। आप अगले वीडियो में आप मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पे।